अच्छा भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूल। बड़ा ही इंतहाई काम का टॉपिक है ये। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली ना हम जावा स्क्रिप्ट को ना मुख्तलिफ पीसेस में तोड़ना सीखेंगे। अभी तक हमने ये चीज़ देखी कि हम जावा स्क्रिप्ट का जितना भी काम करते थे ना, हम एक ही फाइल के अंदर करते थे। अच्छा, मैंने आपको बहुत दफ़ा ये वाली बात कही है कि अभी तो हम बहुत ज़्यादा छोटा छोटा कोड देख रहे हैं, जो कि 15-15, 20-20 लाइन में खत्म हो जाता है, या हद से 100-200 लाइन में आता है। इन रियल लाइफ ऐसा होता है कि भाई साहब हज़ारों लाइन्स पे कोड होता है आपका, हज़ारों लाइन्स पे। और उसको फिर हम क्या करते हैं भाई साहब, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट फाइल के अंदर भाई साहब क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। बल्कि मैंने आपको उस दिन शायद मैंने आपको कोड दिखाया भी था, अगर आप लोग को याद हो तो। भाई अच्छा खासा कोड होता है हमारे पास ना। और उनको ही भाई साहब हम क्या करते हैं, बाकायदा अलग अलग फाइल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो भाई साहब आखिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पॉसिबल है, वो पॉसिबल होती है मॉड्यूल की वजह से। वो किसके जरिए भाई साहब पॉसिबल होती है, मॉड्यूल की वजह से। तो हमें यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो डेवलपमेंट के अंदर भाई साहब मल्टीपल चीज़ें होती हैं हमारे पास। वो मल्टीपल चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास, कुछ तो होते हैं हमारे पास मॉड्यूल, यानी कि मेरी ही फाइल अलग अलग फाइल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि भाई साहब मुझे कोई थर्ड पार्टी मुझे पैकेजेस भी चाहिए होता है। मुझे कोई थर्ड पार्टी पैकेजेस भी चाहिए होता है कि भाई मिसाल है, समझ लें फॉर एग्जांपल मुझे आज की डेट शो करवानी है यूज़र को, और आज की डेट मुझे यूज़र को शो करवानी समझ लें उर्दू के अंदर। अब एक तरीकेकार तो ये कि भाई साहब मैं खुद से बैठ के हर एक चीज़ को उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करूँ, इफ एन एल्स लगा के कि भाई साहब अगर तुम्हारे पास अप्रैल आ जाए तो भाई तुम उसकी जगह लिखो अलिफ पे रे ये लाम वगैरह वगैरह। तो बहुत लंबी है। और काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमारी तरह के डेवलपर्स बहुत सारा काम करवाने के बाद है ना, उस चीज़ को पब्लिक में जाके एज़ अ पैकेज जाके रख देता है। एज़ अ पैकेज, एज़ अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जाके रख देता है। वो कहते हैं यार दुनिया इस्तेमाल करे। हमने तो भाई एफएलएस कर करके हमने एक बड़ा ही भाई मेहनती हमने कोड लिखा, अगले बंदे का तो कम से कम टाइम बचाओ। तो वो क्या करते हैं, वो जाके उस पैकेज को फ्री के अंदर एक जगह पे जाके रख देते हैं, ताकि पूरी दुनिया के लोग आके उसको इस्तेमाल कर सकें और अपना वक्त बचा सकें। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? यहाँ तक क्लियर है हर एक को? अच्छा जी। अब वो बेसिकली पैकेजेस रखते कहाँ हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है, एनपीएम, नोड पैकेज मैनेजर, relied upon by more than 17 million developers worldwide. npm is committed to making javascript development elegant, productive and safe. भाई साहब यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे दुनिया भर के लोगों के क्या होंगे भाई साहब, पैकेजेस होंगे अलग अलग। ये देख रहे हैं सर्च पैकेजेस, मैं यहाँ पे कोई भी आके पैकेज वगैरह में सर्च कर सकता हूँ। इनफैक्ट तक रिएक्ट तक एक अंदर क्या है भाई साहब, पैकेज है रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी ब्ला ब्ला ब्ला। ये नहीं देखिए भाई रिएक्ट की जावास्क्रिप्ट का भाई फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी कह लो आप इसको। और कितने लोग देखिए भाई इसको देखिए डाउनलोड कर रहे हैं इसको वीकली बेसिस पे। यूनिट, अबे यार, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ लोग हर हफ्ते इसको डाउनलोड करते हैं, हर हफ्ते। यानी कि जैसे ये वाला हफ्ता कंप्लीट होगा, फिर अगला हफ्ता शुरू होगा, 7 करोड़ लोग फिर से इसको डाउनलोड करेंगे। फिर अगला हफ्ता कंप्लीट होगा, फिर उसका अगला हफ्ता शुरू होगा, फिर से 7 करोड़ लोग इसको बाकायदा क्या करेंगे भाई साहब, डाउनलोड करेंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर 28 करोड़ लोग इसको डाउनलोड करते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये पैकेज भाई साहब कहाँ रखा हुआ है मेरे पास, एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर पे रखा हुआ है, फ्री टू यूज है। इसी तरह के बहुत सारे पैकेजेस लोगों ने क्या रखे हैं भाई साहब, खुलेआम एनपीएम के पास आके रखे हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? तो वापस आता हूँ, जब मैं एक डेवलपमेंट कर रहा होता हूँ, जब मैं एक बड़ी सी वेबसाइट जब मैं बना रहा होता हूँ, तो उस वेबसाइट के अंदर एक ही फाइल नहीं होती, बल्कि मल्टीपल फाइल्स के अंदर मेरा कोड डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है। और हो सकता है कि कुछ कुछ कोड किसी और बंदे के पैकेज या लाइब्रेरी से बाकायदा मेरे पास आ रहा होता है। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? अच्छा जी। अब जो मैं कहता हूँ कि भाई साहब मेरी फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, तो मेरी फाइल जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो होती है बेसिकली भाई मॉड्यूल बेस्ड। हर एक फाइल मेरी क्या कहलाएगी भाई साहब, एक प्यारा सा मॉड्यूल कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखिए बताया थर्ड पार्टी भाई साहब हमारे पास कहाँ से आती है, एनपीएम से। और एनपीएम का भाई साहब फुल फॉर्म क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। नोड वाले कहते हैं भाई साहब हमने क्या बनाया हुआ है, अपना प्यारा सा पैकेज का मैनेजर बनाया हुआ है, जहाँ पे क्या होगा भाई साहब, आपकी रिपोजिटरी और आपका सॉफ्टवेयर सब कुछ भाई साहब एक ही जगह आपका भाई साहब मौजूद होगा, जिसको आप रच के आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कह रहा है ये, कंटेन्स ओपन सोर्स पैकेजेस। ओपन सोर्स का मतलब होता है खुलेआम, आपने उसका पूरा सोर्स कोड आपने रख दिया कि भाई साहब जो आए आके इस्तेमाल करे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टू इंक्लूड थर्ड पार्टी कोड इन योर ओन कोड, ताकि किसी भी थर्ड पार्टी वाले बंदे का हम कोड अपने पास आके इस्तेमाल कर सकें। जिसकी देखें से मिसाल दी कि भाई रिएक्ट एक पैकेज है, जेक्वेरी एक पैकेज है, लीफ लीड एक पैकेज है, वगैरह वगैरह। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं।
फिर ये कहता है भाई साहब इन सबको बना के हम क्या करेंगे भाई साहब, अपने कोड को बंडल करते हैं, बंडल करने के बाद ट्रांसपाइल करते हैं वगैरह वगैरह, और इस तरीके से बाकायदा मेरी वेबसाइट मेरी प्रोडक्शन मोड में चली जाती है। कैसे आती है अभी हमारा फिलहाल ये मुद्दा नहीं है, लेकिन इसे समझाने के लिए कि भाई साहब तीनों चीजें क्या होंगी भाई साहब, आपस के अंदर बंडल होंगी, कि ट्रांसपाइल होंगी, और जावास्क्रिप्ट की तरफ से भाई साहब ये क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्शन कोड रेडी हो जाएगा। कैसे होता है वो हम इंशाल्लाह आगे जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। अब आता है बड़े मजेदार चीज है भाई साहब, एक मॉड्यूल हमारे पास होता क्या है इन रियलिटी, मतलब अगर मैं बात करूँ यार मॉड्यूल है ये, तो भाई साहब मॉड्यूल आखिर क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, अ पीस ऑफ कोड है। क्या है भाई साहब, ये पीस ऑफ कोड है। बस इसका फायदा क्या है, रीयूजेबल पीस ऑफ कोड दैट इनकैप्सुलेट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। ये कहता है भाई साहब एक ऐसा कोड जो कि क्या है भाई साहब, रीयूजेबल है, जो कि क्या है, रीयूजेबल, यानी कि बार बार इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी थी कि सोचिए एक बंदा है, वो कहता है कि भाई साहब मैंने एक ऐसा पैकेज बनाया है कि आप उसको जब भी बोलोगे ना, वो आपको डेट उर्दू में लिख के लाके देगा। अब मेरी मर्जी भाई साहब मैं वो डेट होम पेज पे शो करवाऊं, मेरी मर्जी भाई साहब मैं उसको अबाउट के पेज पे शो करवाऊं, मेरी मर्जी भाई साहब मैं उसको जॉब्स के पेज पे शो करवाऊं। यानी कि भाई साहब वो कोड क्या हो सकता है भाई साहब, बार बार रीयूज हो सकता है, बार बार इस्तेमाल हो सकता है। तो भाई साहब क्या कहते हैं भाई साहब, ये रीयूजेबल कोड होगा। फिर बड़ी मजेदार देखो जुमला लिखा है, इनकैप्सुलेट्स। इनकैप्सुलेट बेसिकली ये हमारे पास, हम जो ना ऊप जब पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर ही बेसिकली हमारे पास एक पिलर के अंदर नाम आता है इनकैप्सुलेशन। इसका मतलब अभी समझ लेते हैं, फिर ऊप के टाइम में इंशाल्लाह ये और ज्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। कैप्सूल का नाम सुना है? कैप्सूल क्या चीज होती है? कंटेनर। कैप्सूल क्या होता है भाई साहब? कंटेनर। बड़ा प्यारा लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया। कैप्सूल क्या होता है भाई साहब? कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर क्या होता है, वो पाउडर टाइप की चीज होती है। ऐसी है ना, कभी कैप्सूल कभी खोल के चेक कीजिएगा, उसके अंदर क्या होता है भाई साहब, पाउडर होता है। कैप्सूल बनाया क्यों जाता है भाई साहब, ताकि उसका पाउडर कहीं बाहर आके गिर ना जाए। यानी कि हमें परवाह नहीं है कि भाई साहब उसके अंदर क्या चल रहा है, हमें बस कैप्सूल खाने से मतलब है। ऐसे ही है ना, हाँ उसके अंदर क्या चल रहा है भाई साहब हमें उससे मतलब नहीं है। तो वैसे ही कहता है कि भाई साहब वो रीयूजेबल कोड भाई साहब आपने इस्तेमाल करना है, उस कोड के अंदर क्या चल रहा है भाई साहब आपको इससे परवाह करने की जरूरत नहीं है। अब बना बनाई चीज है भाई, इस्तेमाल करो बस, काम निकालो अपना। वो क्या मशहूर है ना कहावत, आम खाओ गुठलियां मत गिनो, वही वाला हिसाब किताब है इनकैप्सुलेशन के अंदर। कि इनकैप्सुलेट कर देते भाई साहब, ये चीज को बोलते हैं भाई साहब मैं आपको पैकेज दिया, मैंने पैकेज में क्या किया क्या नहीं किया, इफ लगाया फॉर लगाया, ये भाई साहब ये आपकी टेंशन नहीं है, आप बस इस्तेमाल करो, आपका काम निकालो अपना। अच्छा जी, फिर क्या कहता है भाई साहब, यूजुअली स्टैंड अलोन फाइल। बोलते हैं भाई साहब एक अलग से बस एक फाइल होगी, अब भले चाहे फाइल हो या नहीं हो आपकी परवाह नहीं है। देखो क्या कह रहा है, यूजुअली स्टैंड अलोन फाइल बट इट डजंट हैव टू बी। जरूरी नहीं वो एक ही फाइल हो सकता है वो अपने अंदर ही भाई साहब मल्टीपल फाइल लेके बैठा हो, लेकिन वो आपकी टेंशन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक करेक्ट को? और भाई साहब वो कोड होता कुछ किस तरह का भाई साहब, इस तरह का। इसके अंदर क्या होगा भाई साहब कि हम लोग सुकून से बैठ के उस थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से, या उस थर्ड पार्टी फाइल से, या अपने पास ही मौजूद किसी एक्सटर्नल फाइल से क्या करेंगे भाई साहब, अपने काम की चीज को क्या करेंगे भाई साहब, इंपोर्ट करेंगे, उसको अपने पास आके सुकून से आके भाई साहब इम्प्लीमेंट करेंगे। और हो सकता है भाई साहब हमें भी अपने पास से किसी और फाइलें भेजना हो, तो हम भी भाई साहब यहाँ से क्या कर सकेंगे, उसको भाई साहब एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। जिसकी सेम मिसाल अपनी नॉर्मल जिंदगी में देखते हैं। भाई हमारे यहाँ भाई आम बड़े अच्छे बनते हैं, हमारे यहाँ से क्या हो जाता है भाई साहब, एक्सपोर्ट हो जाता है। यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, कोई और कंट्री भाई साहब उसको क्या करता है, इंपोर्ट करता है। जब तक यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होंगे कहीं और इंपोर्ट नहीं हो सकते, जब तक कहीं और इंपोर्ट नहीं होंगे तब तक भाई साहब वहां पे जाके इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो मेरी अगर कोई 3 फाइल्स हैं ए, बी और सी, मैं चाहता हूँ भाई साहब ए के अंदर भाई साहब बी का कोड इस्तेमाल करूँ, तो पहले ज़रूरी है भाई साहब बी अपना कुछ कोड को क्या करेगा भाई साहब, एक्सपोर्ट करेगा। जब बी उसको एक्सपोर्ट करेगा तब जाके ए क्या करेगा भाई साहब, उसको इंपोर्ट करेगा। जब ए उसको इंपोर्ट करेगा तब जाके भाई साहब उस बी के कोड को इस्तेमाल कर पाएगा। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? क्लियर है भाई यहाँ तक हर एक को? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है कि भाई साहब इंपोर्ट जब भी मैं करता हूँ किसी चीज़ को, तो सारी बात है मैं उस पर क्या हो जाता हूँ भाई साहब, डिपेंडेंट हो जाता हूँ। उस पर क्या हो जाता हूँ, डिपेंडेंट। तो बड़ा ही प्यारा देखो से जुमला इस्तेमाल किया इसके लिए, डिपेंडेंसी। क्या इस्तेमाल किया भाई साहब इसने, डिपेंडेंसी। हम नहीं कहते यार हम इम्पोर्टेड मोबाइल के लिए भाई हम मोहताज हुए हैं, हम डिपेंडेंट हुए हैं। अगर आज इंपोर्ट बंद हो जाए टोटली, अगर आज इंपोर्ट बंद हो जाए तो आईफोन टाटा बाय बाय, बल्कि बहुत सारे फोन्स टाटा बाय बाय, बहुत सारे कंप्यूटर्स टाटा बाय बाय। अच्छा जी, इसी तरीके से कहता है भाई साहब अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए बड़ा ही प्यारा जुमला है यहाँ पे, एक्सपोर्ट पब्लिक एपीआई। जो भी मैं चीज़ एक्सपोर्ट करता हूँ ना उसको बेसिकली ये एपीआई का नाम देता है, और ये कहता है भाई साहब ये कौन सी एपीआई है, ये है हमारी पब्लिक एपीआई। ये क्या कहलाएगी भाई साहब, हमारी पब्लिक एपीआई। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है भाई साहब, ये वाई मॉड्यूल्स कंपोज सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स डेट वी पुट टुगेदर टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस। क्या बेहतरीन देखो इससे मिसाल दी है कि आप लोग ये भी समझ सकते हो कि भाई मॉड्यूल्स जो है ना वो एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स तो पता ही है आपको क्या होता है, पता है ना क्या होता है, क्या होता है भाई बिल्डिंग ब्लॉक्स? आओ जरा देख लेते हैं एक दफा। बिल्डिंग ब्लॉक्स बचपन में खेलते हैं ना हम इसके साथ बहुत ज्यादा।
तो भाई साहब ये इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो कि पूरी-पूरी एक इमारत खड़ी कर देती हैं। ये कहता है भाई साहब हमारी जो वेबसाइट है वो बहुत सारे छोटे-छोटे मॉड्यूल्स पे बन-बन के एक पूरी की पूरी वेबसाइट बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं। जी, किसी ने बुलाया? ऐसा लगा मेरे को। नहीं? फिर ये क्या देखो मिसाल दी है इसने, बोला समझ लो कैमरा। अब अगर कैमरा का जब बनने का टाइम आया होगा तो जाहिर बात है उसके छोटे-छोटे पार्ट्स क्या हुए होंगे भाई साहब? बने होंगे अलग-अलग से, और फिर भाई साहब क्या होंगे, वो सबके सब आपस में असेंबल हुए होंगे और फिर वो बाकायदा पूरा बन गया एक अदद कैमरा। बल्कि हमारे अक्सर बेशतर तो क्या भी आता है ना कि बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स भी थे जिनके भाई पार्ट्स बाहर से आते थे, फिर यहाँ पर आके क्या होते थे भाई साहब, वो असेंबल होते थे। अच्छा जी, और आगे आते हैं। क्या कह रहा है भाई साहब, आइसोलेट कंपोनेंट्स। हर एक कंपोनेंट भाई साहब अपने अंदर क्या है, एक अलग अनोखा पीस है जो अलग से बैठ के क्रिएट हुआ। और फिर भाई साहब फायदा क्या है कि भाई साहब हमने उसको जोड़ा, उस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स को, उस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स को, और हमने एक बड़ी सी चीज हमने बना ली। अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कोड। यही बड़ा मजेदार जुमला है। एब्स्ट्रैक्ट कोड का भी यही मतलब है। फॉर एग्जांपल, जब जैसे सामने प्रोजेक्टर है, अब प्रोजेक्टर के अंदर भाई साहब मैं जैसे ही यहाँ पे ऑन का बटन दबाऊंगा तो भाई साहब ये ऑन हो जाएगा, ऑफ का बटन दबाऊंगा भाई साहब ये ऑफ हो जाएगा। अब भाई साहब इसके अंदर क्या आखिर सारा काम हो रहा है उसकी मुझे परवाह नहीं है, मुझे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इंप्लीमेंट लो लेवल कोड इन मॉड्यूल्स एंड इंपोर्ट दीज एब्स्ट्रैक्शन इनटू अदर मॉड्यूल्स। आपने कोई भी काम किया एक मॉड्यूल के अंदर, आपने उसको वहां से एक्सपोर्ट किया, दूसरे लोगों ने आगे क्या कर लिया भाई साहब, उसको जाके इंपोर्ट कर लिया और इस्तेमाल कर लिया। ऑर्गेनाइज्ड कोड मॉड्यूल्स नेचुरली लीड टू अ मोर ऑर्गेनाइज्ड कोड बेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई साहब मॉड्यूल का फायदा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताई पहले, मैंने एक मिसाल कि काफी दफा अगर मॉड्यूल अगर मैं इस्तेमाल ना करूं तो मेरी एक ही फाइल के अंदर भाई साहब लाखों लाइंस ऑफ कोड हो जाएगा, जो कि क्या रहेगा भाई साहब, बहुत ज्यादा मेरे लिए आजमाइश रहेगी। तो मॉड्यूल की वजह से क्या होता है भाई साहब, मेरी पूरी फाइल क्या होती है भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और जब भी कोई चीज अगर डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, तो एक तरीके से वो चीज क्या होती है भाई साहब, हमारी ऑर्गेनाइज हो जाती है। ठीक है, तो भाई साहब मॉड्यूल का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपकी पूरी पूरी जो फाइलें हैं वो आपकी क्या रहेंगी भाई साहब, बहुत ज्यादा आपकी ऑर्गेनाइज रहेंगी। आपका कोड क्या रहेगा भाई साहब, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रहेगा। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? और आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है फिर बड़ी मजेदार बात, अगर आपने मॉड्यूल्स बनाने हैं तो आपको सहारा लेना पड़ेगा किसका, ES6 का। बोला ES5 में नहीं, ES5 में नहीं, ES5 में तरीकेकार होता है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल ये कहता है भाई साहब जो मॉड्यूल्स जो खास है ना भाई साहब, वो किसके लिए हैं, ES6 के लिए। मॉड्यूल्स स्टोर्ड इन फाइल्स एग्जैक्टली वन मॉड्यूल पर फाइल। ज्यादातर आपने कोशिश करनी है कि भाई साहब आपका एक मॉड्यूल एक फाइल के अंदर ही आपका होना चाहिए। फिर क्या कहता है भाई साहब, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कह रहा है आपसे। ये कह रहा है भाई साहब ES6 का मॉड्यूल और स्क्रिप्ट का टैग, दोनों में डिफरेंसेस हैं। एक हम स्क्रिप्ट का टैग यूज करते हैं ना अपनी ऐप डॉट जेएस को लिंक करवाने के लिए, मतलब उसमें और ES6 के मॉड्यूल में दो डिफरेंसेस हैं। ये बड़ी मतलब मजेदार बात की कह रहा है। बोला यानी कि आप जब स्क्रिप्ट का टैग आप जब यूज करते हो ना, और आप उसके अंदर कभी भी आप कोई फाइल का नाम देते हो, तो जावा से खुद को समझ रहा होता है कि भाई साहब शायद मैं ES5 हूँ, मैं बाय नेचर क्या हूँ भाई साहब, ES5 हूँ। और वो हमें मॉड्यूल्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रोक देता है। ये एक बड़ी अजीब सी फिलॉसफी है। वो ऐप डॉट जेएस आपको कभी भी एरो फंक्शन से नहीं रोकेगा, हालांकि एरो फंक्शन भी ES6 है। वो आपको कभी भी एसिंग अवे से नहीं रोकेगा, डॉट देन डॉट कैसे नहीं रोकेगा, हालांकि ये सबका सभी ES6 ES7 है। लेकिन भाई साहब ये आपको लाजमी लाजमी ये आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रोक देगा, ये एक फिलॉसफी है। अब यानी कि मुझे उस स्क्रिप्ट के टैग को ना मुझे किसी तरीके से बताना पड़ेगा कि भाई साहब हेलो, मुझे यहाँ पे ES6 के मॉड्यूल्स इस्तेमाल करने हैं, तो मेरी बात मानो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब, मुझे उसको फोर्स करना पड़ेगा। फोर्स करने का भी खास तरीका होता है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। लेकिन जरा मोटे मोटे और डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं यार, आपने टॉप लेवल वेरिएबल्स का नाम सुना होगा। एक ऐसा वेरिएबल जो चौक के ऊपर बनता है, जो भी वेरिएबल चौक के ऊपर बनता है ना, उसको हम क्या कहते थे भाई साहब, ग्लोबल वेरिएबल। उसको हम क्या कहते थे भाई साहब, ग्लोबल वेरिएबल। कभी कोई भाई बाहर का वेरिएबल मैंने बनाया लाइन नंबर 50 के ऊपर, तो भाई वो लाइन नंबर 1 के ऊपर भी एक्सेसिबल है। मैंने कोई लेट या कॉस्ट का वेरिएबल बनाया लाइन नंबर 100 के ऊपर, तो भाई साहब वो भी लाइन नंबर 1 के ऊपर एक्सेसिबल है। कैसे एक्सेसिबल है, बल्ले वो बताएगा वैल्यू अनअवेलेबल, लेकिन भाई साहब है वेरिएबल। वो ये नहीं बोलेगा वेरिएबल नॉट डिफाइंड। याद नहीं वाली बात, वार लेट कॉस्ट का डिफरेंस। ये कहता है भाई साहब ES6 का जो मॉड्यूल है ना, वो बोलेगा भाई साहब मेरा हर वेरिएबल ना एक मॉड्यूल की हद तक डिफाइन है, वो बाहर वाले दूसरे मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। समझ आ रही है बात? अगर एक आम जो पाकिस्तान की किसी फसल फसल के अंदर अगर उगा है, तो भाई साहब वो इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं होगा, वो बांग्लादेश के अंदर अवेलेबल नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ से उसको क्या ना कर लूँ भाई साहब, एक्सपोर्ट ना कर लूँ। समझ आ रही है बात? जब भी मैं कोई वेरिएबल किसी मॉड्यूल के अंदर मैं क्रिएट करूंगा, तो भाई साहब वो किसी और मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि हर एक वेरिएबल भाई साहब क्या है, अपने एक मॉड्यूल के स्कोप के अंदर भाई साहब क्या है,
बंद है। जब तक मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट ना कर दूँ वो कहीं और एक्सेसिबल नहीं होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक कुछ? अच्छा जी। जी, वापस किसी ने बुलाया? पता नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, कोई आवाज़ दे रहा है। ये वाली बात समझ में नहीं आई, समझा देता हूँ। समझा देते हैं दोस्त। बस, ये है। हम उधर से चलते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। क्या भाई साहब, 19 जैन 2026 TMD कोड स्पेस डॉट ट्रस्ट के भाई इंडेक्स डॉट HTML माय फाइल। मैंने कहा भाई साहब स्क्रिप्ट SRC। मैंने कहा भाई इसको मैं ज्वाइन करता हूँ app.js को, console.log। अब मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि अबे यार, ये तो बाद में बनाना था ना, माय मिस्टेक। var a इज इक्वल टू सुफियान। क्या मैं ए को पहले एक्सेस कर सकता हूँ? बोले भाई बताएं, पहले एक्सेस कर सकता हूँ नहीं कर सकता? जी, एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन वेरिएबल है कि भाई साहब इसके अंदर अनडिफाइंड आएगी। इस चीज़ को मैं क्या कहता था, इस चीज़ को हम कहते थे भाई साहब ग्लोबल स्कोप। इस चीज़ को हम क्या कहते थे? ग्लोबल स्कोप। ओपन विद लाइव सर्वर। भाई साहब एक्सेसिबल है। अब मैं कहता हूँ इसको यहाँ पर आके कि भाई साहब मैं बराबर के अंदर एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, ए डॉट या abc.js। अब मुद्दा सारा ये है कि भाई साहब अगर मैं यहाँ पर आके इसको कहता हूँ कि भाई साहब आप एक काम करो, आप एक और स्क्रिप्ट का टैग लो और आप यहाँ पे ले लो abc.js। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे भी आके कहता हूँ कि भाई साहब मेरे साथ आप एक वेरिएबल ले लो, वेरिएबल b, वेरिएबल एक काम करते b ले लेते हैं, b इज इक्वल टू, और मैं कहता हूँ भाई साहब आप ले लो मुझसे फुरकान। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई साहब आप ज़रा चलो मेरे साथ सोर्सेज में। तो अब मैं आपको कैसे दिखाऊं? अच्छा, मुझे वो रोकनी पड़ेगी ना फाइलों को, तो मैं यहाँ पे आके फाइलों को रोक लेता हूँ। मैं यहाँ पर आके फाइलों को रोक लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और अब ये पहले मुझे ऐप दिखाएगा, बाद में मुझे वो दिखाएगा। ओके, अब मैं आपको इसमें यहाँ पे भी शायद कॉन्सेप्ट मैं आपको से समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि इसमें बारी बारी फाइलों को चलाएगा। खैर, लेकिन मैं इसको वैसे जनरली बता देता हूँ। होता क्या है नॉर्मली कि जब मैं इन दोनों फाइलों का आपस में रिलेशन बनाने की कोशिश करूंगा ना, इस वाली फाइल को और इस वाली फाइल को, कौन से तरीके से? एक तरीका होता है मेरे पास दोनों फाइलों को जोड़ने का, वो होता है मेरे पास ES5 का तरीका, रिक्वायर का, वो भी हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो उस रिक्वायर के देखिए मसला पता क्या होगा कि मैं यहाँ पे भी रह के ना, मैं यहाँ के वेरिएबल्स को बाकायदा मैं एक्सेस कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, ग्लोबल बन जाएंगे। ये भी क्या है भाई साहब, ग्लोबल। यानी कि देख रहे हो आप, मैंने ए को मैंने एक्सेस किया बाद में, ये भाई साहब मुझे मिला कहाँ है, पहले मिल गया, वो एक अलग बात है भाई साहब। मुझे क्या मिला? ये मुझे मिला अनडिफाइंड। सही है। अच्छा, मेरे पास लेकिन अगर मैं आता हूँ ना ES6 के तरीके कार से, तो ES6 कहती है, ES6 कहती है कि भाई साहब मैं आपको हर एक को ना, मैं मॉड्यूल के अंदर स्कोप को फिक्स कर लूंगा। यानी कोई भी अगर एक इस वाली फाइल की कोई भी चीज़ होगी ना, वो मुझे इस वाली फाइल के अंदर अवेलेबल नहीं हो सकेगी अगर आप इन दोनों को साथ में जोड़ भी दो। अगर आप इन दोनों को साथ में जोड़ भी दो, अभी हम आगे आके जब उसको एक्सप्लोर करेंगे। अब क्योंकि अभी तक हमने जोड़ना सीखा नहीं है ना, अभी हम जाके जोड़ना जब सीखेंगे ना तो हम बाकायदा इस वाले को चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके भी चेक कर लेंगे। लेकिन ये क्या कहता है भाई साहब, ये स्क्रिप्ट के अंदर जो भी वेरिएबल क्रिएट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं भाई साहब, ग्लोबल। यानी कि वो हर जगह पे आपके पास क्या है भाई साहब, एक्सेसिबल है। लेकिन इसका मसला ये करेगा भाई साहब, ये क्या करेगा, इसको हर मॉड्यूल के स्कोप के अंदर भाई साहब क्या कर देगा, इसको ये बंद कर देगा। जैसे कि इसकी छोटी सी मिसाल आप ऐसे ले सकते हो, जैसे फंक्शन का स्कोप याद है आपको? मैं जब भी फंक्शन के स्कोप के अंदर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करता था, वो मेरा बाहर एक्सेसिबल नहीं होता था। तो इसी तरीके से भाई साहब क्या करेगा, ये स्कोप इसको क्या कर देगा भाई साहब, इसका मॉड्यूल का स्कोप कर देगा। कौन से वेरिएबल को? एक ऐसे वेरिएबल को जो बाहर चौक के ऊपर बना है, बना गया भाई साहब बाहर चौक के ऊपर। ये कहेगा भाई साहब बस मैं इसको इस वाले मॉड्यूल का ऐसा समझूंगा
मैं इसको इसके बाहर एक्सेस करने की आपको इजाजत नहीं दूंगा। क्लियर है? हाँ, वो ग्लोबल कहाँ तक होगा? सिर्फ उस मॉड्यूल की हद तक ग्लोबल होगा, उस मॉड्यूल के बाहर ग्लोबल नहीं रहेगा वो। हाँ, जैसे फंक्शन, बिल्कुल अच्छी मिसाल, सबसे अच्छी मिसाल इसकी फंक्शन है। मुझे शुरुआत शायद इसी से करनी चाहिए थी, गलती हुई। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और भी देखो डिफरेंसेस है। ये कहता है भाई साहब, इसका जो डिफॉल्ट मोड है ना भाई साहब, वो क्या है आपके पास? स्ट्रिक्ट। इसका डिफॉल्ट मोड क्या है भाई साहब आपके पास? स्ट्रिक्ट। जब भी मैं कोई ES6 का मॉड्यूल क्रिएट करूंगा, तो वो खुद ब खुद स्ट्रिक्ट होगा। वो खुद ब खुद क्या होगा? स्ट्रिक्ट होगा। मुझे मतलब याद है, वो शुरुआत में मुझे लिखना पड़ता था यूज स्ट्रिक्ट, मुझे वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका बाय डिफॉल्ट भाई साहब मोड क्या है इसका? स्ट्रिक्ट। अच्छा, स्ट्रिक्ट मोड में आपको कुछ डिफरेंसेस याद है? कुछ डिफरेंसेस हमने पढ़े थे इससे पहले कि स्ट्रिक्ट में कुछ और सिनेरियो होता था, नॉन स्ट्रिक्ट में कुछ और सिनेरियो होता था। दिस दिस याद है कि अगर भाई साहब मैंने बीच चौक पे कोई मैंने फंक्शन बनाया और मैंने कहा कि भाई साहब मुझे इसके अंदर का दिस बताओ, तो अगर स्ट्रिक्ट मोड अगर नहीं है तो मुझे क्या ला के देगा इसके अंदर? वो विंडोज। क्या ला के देगा भाई साहब वो इसके अंदर? विंडोज। हाँ, ऐसा देख लेता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पर आके एक फंक्शन बनाया मैंने और फू, और मैंने कहा कि भाई साहब इसके अंदर मैंने console डॉट लॉग किया दिस। अभी याद रहे भाई साहब, अभी स्ट्रिक्ट मोड नहीं है, अभी स्ट्रिक्ट मोड नहीं है। मैं यहाँ पर आता हूँ और भाई यार मैंने भी लगाए हुए थे ना, इसको डाल देता है, इसको भी डाल देता है जी। हाँ हाँ, कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं इसको यहाँ पर आता हूँ और बोलता हूँ कि भाई साहब मैंने फू का फंक्शन मैंने कॉल किया। अभी देखिए भाई साहब मुझे क्या मिला? विंडो। क्योंकि भाई साहब अभी तक स्ट्रिक्ट मोड नहीं है। अगर मैं इसको स्ट्रिक्ट मोड बना देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे यहाँ पे चाहिए यूज स्ट्रिक्ट। अच्छा, यूज स्ट्रिक्ट ऐसे लिखते हैं, बीच में डैश लिखते हैं, याद है किसी को? ऐसे सबसे ऊपर नहीं, कहीं भी लिख सकते हैं वैसे तो। क्या आएगा? गैप आएगा ऐसे। हाँ, आ गया। यूज स्ट्रिक्ट, देखो मैंने क्या लगाया, जैसे मैंने यूज स्ट्रिक्ट लगाया तो भाई साहब क्या हो गया? ये अनडिफाइंड। तो याद नहीं डिफरेंस? तो ये कहता है भाई साहब जब आप मॉड्यूल की मतलब बात करोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या होंगे भाई साहब? स्ट्रिक्ट। अच्छा, इसी वजह से आप चेक करें, क्या कह रहे हैं? टॉप लेवल दिस क्या होगा भाई साहब आपका? अनडिफाइंड। और यहाँ भाई साहब को क्या मिलेगा? विंडो। तो ये छोटे छोटे आपके डिफरेंसेस हैं। सबसे मतलब दो ही अगर डिफरेंस याद रखें तो इनफ है कि भाई साहब मॉड्यूल के अंदर हर एक चीज क्या होगी भाई साहब? स्ट्रिक्ट होगी। और नॉन मॉड्यूल में भाई साहब स्ट्रिक्ट आपकी नहीं होगी। यार ये दोस्त वेब वगैरह नहीं पीना भाई, क्लास है यार, ये पार्ट थोड़ी है। अच्छा जी, खैर। और दूसरी चीज क्या है भाई साहब आपके पास? टॉप लेवल वेरिएबल से क्या सीन है भाई हमारे पास? टॉप लेवल वेरिएबल हमारे पास स्क्रिप्ट के टाइम पे क्या होंगे भाई साहब? ग्लोबल होंगे। लेकिन मॉड्यूल के टाइम पे भाई साहब क्या हो जाएंगे? वो मॉड्यूल के स्कोप के अंदर भाई साहब क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है यार इसको? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फिर कहता है कि भाई साहब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि मैं ऐसे इंपोर्ट करना चाहूँ और ऐसे से एक्सपोर्ट करना चाहूँ, ये वाली क्वालिटी भी देखो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है मेरे पास? ES मॉड्यूल के अंदर है। ये वाली क्वालिटी भाई साहब मेरे पास स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मौजूद नहीं है। मैंने इसलिए आपको कहा कि स्क्रिप्ट के टैग के अंदर भाई साहब एक खास तरीकेकार होता है, वो इंशाल्लाह हम आगे आगे सीखेंगे। लेकिन अगर मुझे ES6 के जरिए अगर मुझे मॉड्यूल्स क्रिएट करने हैं, तो भाई साहब मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज करना पड़ेगा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी भाई साहब सिर्फ और सिर्फ ES के मॉड्यूल के अंदर ही यूज होगा। लेकिन एक बड़ी परेशानी है कि जब भी मैं अपनी जावा स्क्रिप्ट के अंदर इस तरीके से स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं कोई फाइल बनाता हूँ, तो भाई साहब ये खुद को कहती है कि भाई साहब मैं ES5 हूँ। ये खुद को क्या कहती है भाई साहब? मैं ES5 हूँ। ES5 इस तरीके से कहती है ये कि ये मेरे अंदर अपने अंदर मॉड्यूल्स को चलाने की आदत नहीं देगी। अब इसके लिए मुझे जुगाड़ करनी पड़ेगी। इसलिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब? मुझे एक आदत जुगाड़ करनी पड़ेगी। क्या जुगाड़ है, हम आगे आगे देखते हैं इसको। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। नीड टू हैपन एट अ टॉप लेवल इंपोर्ट और होस्टेड। अच्छा, क्या है भाई साहब? जो भी चीज आपकी इंपोर्ट होगी ना, वो आपकी क्या होगी भाई साहब? होस्टेड होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब मॉड्यूल्स क्रिएट किए, सोचो मैं फाइल नंबर बी को अपने फाइल नंबर ए के अंदर इंपोर्ट करवाता हूँ, और मैं इंपोर्ट करवाता हूँ उसको लाइन नंबर 50 के ऊपर। तो ये कहता है भाई साहब इंपोर्ट्स आर होस्टेड। होस्टेड का मतलब याद है? इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स का मतलब क्या था भाई साहब? कोई भी चीज आपकी क्या चलेगी? आपकी टॉप पे चली जाएगी, जिसमें हम कहते हैं वार लेटर कॉन्स। क्या है भाई साहब आपके पास? होस्टिंग होती है उसके अंदर। क्यों होस्टिंग होती है? कि भाई साहब वार का वेरिएबल आप बनाओ लाइन नंबर 25 के ऊपर, आप उसको एक नंबर लाइन के ऊपर कॉल करवा सकते हो। आप बनाते हो भाई साहब एक लेटर वेरिएबल कॉन्स का वेरिएबल लाइन नंबर 150 के ऊपर, लेकिन आप भाई साहब उसको लाइन नंबर 1 के ऊपर आप कॉल करवा सकते हो। जावा को पता होता है इस बारे में। तो वैसे ही भाई साहब अगर मैं एक इंपोर्ट भी करता हूँ लाइन नंबर 50 के ऊपर, तो लाइन नंबर भाई साहब 1 के ऊपर वो ऑटोमेटिकली मुझे एक्सेसिबल हो जाएगा। क्योंकि भाई साहब क्या कह रहा है भाई साहब? इंपोर्ट्स आर होस्टेड। इंपोर्ट्स भी क्या होता है आपके पास? होस्टिंग होती है उसके अंदर। और आगे चलते हैं।
फिर देखो आया, देखो मुद्दे पर, HTML के साथ भाई साहब लिंक करवा रहे होगे, ES5 वाली चीज भाई साहब कैसे लिंक होगी और ES6 वाली भाई साहब चीज कैसे लिंक होगी? यानी कि जैसे ही भाई साहब मुझे स्क्रिप्ट का टैग लगाना है, मुझे इसके साथ में क्या बोलना पड़ेगा भाई साहब, टाइप मॉड्यूल। क्लियर है दोस्तों? हर एक क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी। फिर कहता है कि भाई साहब आपके पास जब आपने इम्पोर्ट इम्पोर्ट करवा लिया ना, तो एक दूसरे को आप एक्सेस कर पा रहे हो, लेकिन शायद डेटा आने जाने में टाइम लग सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। तो कहता है यार इतनी खूबसूरत चीज़ है इसकी है कि कहता है भाई साहब डेटा जब आ रहा होगा ना आपके पास, तो भाई साहब इसको क्या रखेगा, मतलब मज़ेदार खूबसूरती है इसकी, कि अगर वो डेटा का टाइम लगा रहा है, वैसे टाइम तो लगाएगा नहीं, वेरिएबल्स वगैरह तो आपको पता है फुल स्पीड के अंदर, लेकिन अगर टाइम लगाता भी है तब भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और कोई इंपॉर्टेंट नहीं चीज़। अब मुझे ये बाकायदा इसका कोड समझाएगा और बाकायदा कोड समझने के बाद मैं इसी बाकायदा एक दफ़ा इम्प्लीमेंटेशन करके भी चेक कर लूँगा। ये कहता है कि भाई साहब मुझे अगर ये वाला कोड अगर मुझे इंपोर्ट करना है, भाई साहब क्या तरीका होगा कि जैसे ही वाला कोड मैं इंपोर्ट करूँगा तो ये बाकायदा मेरे फाइल में आएगा। मैं सबसे पहले आके फाइल को इंपोर्ट क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल देखो जैसे यहाँ पे क्या कर रही है, इसने यहाँ पर आके math.js को भाई साहब क्या किया, इसने इंपोर्ट इंपोर्ट करने के बाद इसने एक्सपोर्ट किया। इसी कोड को देखो डायरेक्ट देख लेते हैं। ये कहता है भाई साहब मेरे पास एक कोड है यहाँ पे index.js और एक कोड है भाई साहब यहाँ मेरे पास math.js। math.js के अंदर मैंने एक प्यारा सा फंक्शन बनाया, इसका नाम है भाई साहब रैंडम। मैंने कहा भाई साहब एक बेहतरीन किस्म का फंक्शन है, रैंडम नंबर आपको जनरेट करवा के देगा। और हमने क्या किया भाई साहब, इस रैंडम नाम के फंक्शन को मैंने यहाँ से क्या कर दिया भाई साहब, एक्सपोर्ट। और मैं अपनी जब भी फाइल के अंदर गया भाई साहब, मैंने इसको क्या किया यहाँ पर आके इम्पोर्ट, और मैंने सुकून से बैठ के इसको भाई साहब इस्तेमाल कर लिया। सेम वैसे भाई साहब मेरे पास एक दूसरी फाइल थी जिसका नाम था डॉम, ये रही। एक मेरे पास दूसरी फाइल थी जिसका नाम क्या था भाई साहब, डॉम। मैंने डॉम वाली फाइल को बोला भाई साहब आपने क्या शो करवाना है, आपने शो करवाना है डाइस। याद है हमने वो लूडो वाला गेम खेला था, आपने क्या शो करवाना है भाई साहब, डाइस। और ये क्या था भाई साहब, डाइस वाले फंक्शन को हमने यहाँ से क्या किया भाई साहब, एक्सपोर्ट। और हमने यहाँ पर आके देखो भाई साहब इसको क्या कर लिया भाई साहब, इम्पोर्ट। और इम्पोर्ट करते भाई साहब हमने इसको क्या किया भाई साहब, अपने हिसाब से हमने इसको इस्तेमाल कर लिया। अब इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद जरा अपने वाले कोड बेस पे चलते हैं और जरा इस तरह की कोई ना कोई चीज़ हम करके देखते हैं। मैं जाता हूँ जरा अपने कोड बेस पे और मैं यहाँ से आके इस फाइल को जरा मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं इसका नाम जो है रिलेटेबल रखूंगा। मैं कहता हूँ भाई साहब एक है मेरे पास app.js की फाइल, और मैं कहता हूँ भाई साहब इसका टाइप क्या होगा भाई साहब, मॉड्यूल। इसका टाइप क्या होगा भाई साहब, मॉड्यूल। अच्छा मैं पहले बगैर मॉड्यूल के दिखाता हूँ आपको एक दफ़ा। मैं कहता हूँ यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ ऐप की जगह pep.js। और मैं कहता हूँ यहाँ मैंने एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म का फंक्शन बनाया जिसका नाम था भाई साहब foo। और मैं कहता हूँ कि भाई साहब ये फंक्शन क्या करेगा भाई साहब, ये करेगा console.log। और ये बोलेगा भाई साहब मैं pep.js का फू फंक्शन हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं किसी तरीके से इस फू वाले फंक्शन को मैं इस्तेमाल करूँ अपनी app.js में। क्या करना पड़ेगा भाई साहब, मुझे यहाँ से शो करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा भाई साहब, एक्सपोर्ट। मैंने यहाँ से बोला भाई साहब फू को आप क्या कर दोगे भाई साहब, एक्सपोर्ट। जब ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया तो मैं इसको चाहूँ तो भाई साहब app.js के अंदर भाई साहब मैं इसको आके इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फू के फंक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा। देखो मैंने इम्पोर्ट किया है और मैं साथ में इसको क्या कराऊंगा भाई साहब, मैं इसको कॉल करवाऊंगा। बना हुआ भाई साहब कहाँ पर है वो, pep.js में। चला जा रहा हूँ भाई साहब मैं इसको app.js पे। फायदा चेक कर रहे हैं आप इसका। अभी से देखिए आपके दिमाग के चीज आने लग गई होंगी यार, मैं तो बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शन अलग अलग फाइलों में रख सकता हूँ, सुकून से बैठ के यहाँ बुलाऊंगा, कोई गंदगी होगी ही नहीं। लेकिन एक परेशानी आ जाएगी, वो क्या कि भाई साहब मैंने इंडेक्स और एक्सेल में क्या लिखा है भाई साहब, स्क्रिप्ट का टैग बगैर टाइप मॉड्यूल के। देखिए भाई साहब मुझे क्या बोलता है, अनकॉट सिंटेक्स एरर, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड आ मॉड्यूल। वैसे मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इंडेक्स और एक्सेल के पास जाऊंगा और बोलूंगा भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, आपका टाइप क्या है भाई साहब, आपका टाइप क्या है भाई साहब। अब देखिए मैं यहाँ पे वापस से रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा बोल रहा भाई साहब पैप नहीं मिल रहा मुझे, बोल रहा भाई पैप नहीं है, क्या है भाई साहब ये pep.js है। क्या है भाई साहब ये pep.js। अच्छा ये वाली चीज़ का आपने आज भी ख्याल रखना इंपोर्ट करते हुए, ये वाला लफड़ा बहुत दफा आता है, अक्सर सारा जेस का एक्सटेंशन भूल जाता है। हाँ आ गया, वही वजह बता रहा हूँ, क्या आपको वजह बता रहा हूँ आपको। देखो ये इंपोर्ट कौन करवा के दे रहा है मुझे, ये VS कोड इंपोर्ट करवा के दे रहा है ना। ये तो भाई VS कोड का एक टूल है ना, लिखना तो मुझे उसी तौर पे हाथ से चाहिए था। तो VS कोड वाले अक्सर वैसे क्या करते हैं भाई साहब, इंपोर्ट करवाते टाइम ना एक्सटेंशन लिखना भूल जाता है। और हमारा ब्राउज़र बोलता है हेलो भाई साहब ये कौन आ गया, पैप कौन है भाई, pep.html है, CSS है कौन है। तो मुझे इसको बताना पड़ा भाई साहब ये pep. कौन है भाई साहब, JS है। क्लियर है? अब देखिए मैं pep.js का फुल फंक्शन, क्लियर है। मैं इसी तरीके से मैं एक और फाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ भाई साहब एक और बना लेते हैं
sap डॉट जेएस। ये आगे बोलता है भाई साहब मेरे फंक्शन का नाम है सू, और ये बोलता है भाई साहब मैं हूँ किसका भाई साहब, सैप का सू फंक्शन हूँ। और हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे आके लगाएंगे फंक्शन का कीवर्ड। मुझे क्या करना है भाई साहब, इसको एक्सपोर्ट करना है। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा भाई साहब एक्सपोर्ट। मेरी मर्जी में यहाँ से भी आके एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी भाई साहब मैं यहाँ से भी आके एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। सीधा भागते हुए जाऊंगा अपने ऐप डॉट जीएस में, जाके बोलूंगा भाई साहब इस बार एक नया फंक्शन का नाम क्या है भाई साहब, सू। मैं कहता हूँ भाई साहब फू के बाद आप कॉल करवाते हो किसको भाई साहब, सू को। ये देखें भाई साहब। अच्छा मजेदार बात, पैप डॉट जेएस के अंदर भाई साहब सू नहीं है, पैप डॉट जेएस के अंदर सू नहीं है। सू का है भाई साहब, फिर सू है भाई साहब सैप डॉट जेएस में। यहाँ पे आके भाई साहब मैंने सू बोला, और यहाँ भाई साहब मैंने लिखा सैप डॉट जेएस। अब देखें आप, मैं पैप डॉट जेएस का फू हूँ, सैप का सू फंक्शन हूँ। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। वापस आके देख लेते हैं एक दफा। मल्टीपल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, सिंगल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इन सबको हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। जी जी, सिंगल लाइन में दोनों चीजों को कॉल कर सकते हैं। सिंगल लाइन में दोनों चीजों को कॉल तो नहीं कर पाएंगे, हर एक की स्टेटमेंट अलग अलग होती है ना। हाँ, नहीं दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। हर एक फाइल अलग अलग ही आपके पास इंपोर्ट होगी। हाँ, एक ही फाइल के अंदर अगर मल्टीपल फंक्शंस हैं तो फिर वो एक साथ इंपोर्ट हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है भाई और एक को, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होगी ना उसके अंदर बेसिकली हम मल्टीपल चीजों को बाकायदा हम सीखेंगे कि और मल्टीपल बाकायदा में फंक्शंस वगैरह भी कैसे क्रिएट कर सकता। मैं सर इस चीज से रिकॉर्डिंग रोकते हुए लाइट चली जाएगी।